Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to start a new unit that is human physiology. इससे पहले हमने यूनिट 1 जो कि है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड ऑफ क्लास 11 चैप्टर वो हमने कंप्लीट कर ली है. आज उसी क्लास 11th की हम लास्ट यूनिट जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने जाएंगे, जिसमें हमारे कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं. पहला हमारा चैप्टर है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, excretory products and their elimination, locomotion and movement, neural control and coordination, chemical coordination and integration. आज हम इन सब चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से आज हमारा जो पहला चैप्टर है दैट इज़ अ डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन. तो आपको डाइजेशन वर्ड से ही पता चल रहा होगा कि आज हम किसकी बात करेंगे. आज हम फूड की बात करेंगे. फूड का डाइजेशन कैसे होता है, फिर फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है. तो एक कहीं ना कहीं हमें ये पता है कि जो फूड है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की. ठीक है, फूड एंड वाटर बोथ आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. द मेजर कंपोनेंट ऑफ आर फूड, मतलब हमें सबसे ज़्यादा कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए होते हैं अपने फूड में. कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है, फैट चाहिए होता है. वेयर एज विटामिन्स एंड मिनरल्स दे आर रिक्वायर इन लेस क्वांटिटीज़ एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स. हमें विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो कम क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं. फूड प्रोवाइड्स, फूड का काम क्या होता है. सबसे पहले तो हम जब खाना खाते हैं तो हमें, जैसे अगर हमने बहुत टाइम से खाना ना खाया हो, बहुत टाइम मतलब अगर आपने किसी दिन फास्ट रखा होता है तो आपको पता है कि सुबह दोपहर तक तो आपको सही सही लगता है, लेकिन रात तक आपकी बॉडी जो है मतलब आपको अच्छा नहीं लगता है या बहुत ज़्यादा वीक फील करते हैं. लेकिन अगर आप तुरंत खाना खा लेते हैं तो एक आपको एनर्जी जैसी महसूस होती है. तो वही काम होता है फूड का. फूड एक एनर्जी प्रोवाइड कराता है. एंड ऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं उसके, वो किस में हेल्प करते हैं, हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, रिपेयर ऑफ टिश्यू में हेल्प करते हैं. जैसे अगर कभी कोई बीमार होगा तो उसकी डाइट चेंज हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मतलब डाइट चेंज हो जाती है, लेकिन वो जो फूड है, प्रोटीन्स हैं, ये हमें हेल्प करते हैं कि जो भी हमारे टिश्यू हैं उनको रिपेयर करने में, हमारी हाइट बढ़ाने में, इन सब चीज़ों में हमें फूड हेल्प करता है. तो द वाटर वी टेक इन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस. मैं बता ही दिया है कि वाटर जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट बेसिक रिक्वायरमेंट है, जिसका काम क्या होता है, वो मेटाबॉलिक प्रोसेस में प्रोवाइड होता है. और इसका काम क्या होता है कि वो बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देता है, डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी से हमें प्रिवेंट कराता है. इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. अब जो भी बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, तो ये सारे क्या हैं, ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं. ऐसा तो नहीं है कि हम इन्हें फूड में जिस फॉर्म में खाते हैं अब हमारी बॉडी भी इन्हें उसी फॉर्म में यूटिलाइज करती है. नहीं, ऐसा नहीं होता है. ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं कैन नॉट बी यूटिलाइज बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म्स. ये उसी फॉर्म में हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं करती है या हमारी बॉडी उनको एब्जॉर्ब नहीं करती है. क्यों? क्योंकि जो वो उनको हमारी बॉडी उस फॉर्म में मतलब यूटिलाइज नहीं कर सकती है. इसीलिए उनके लिए अब हमने कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन ले लिए हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारी बॉडी उनको ईजिली एब्जॉर्ब कर ले और मतलब हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल हो. तो उसके लिए हमें जो भी हमारे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनका ब्रेक डाउन होना पड़ता है. किसमें? इनटू अ सिंपल सब्सटेंस. सिंपल से सिंपल सब्सटेंस में उन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंपल से सिंपल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, छोटे से छोटा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, ताकि हमारी बॉडी उन्हें ईजिली एब्जॉर्ब कर सके. तो इसी को हम डाइजेशन कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सिंपल कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू अ सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म इज नॉन एज डाइजेशन. किसी भी
प्रोसेस मतलब कोई भी प्रोसेस जो है मतलब कोई भी चीज़ है जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है उसका कन्वर्जन होना सिंपल से सिंपल पार्टिकल में और हमारी बॉडी ताकि उन्हें एब्जॉर्ब कर सके, उस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। अब डाइजेशन किससे होती है? डाइजेस्टिव सिस्टम से होती है। कैसे होती है? बाय मैकेनिकल या मैकेनिकल प्रोसेस से होगी या बायोकेमिकल प्रोसेस से होगी, मतलब मैकेनिकल मेथड से होगी या फिर बायोकेमिकल मेथड से होगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया कि जो हमारा कितना भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको हमें कन्वर्ट करना होता है सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में ताकि हमारी बॉडी उसे यूटिलाइज कर सके। ठीक है, हमारे कौन कौन से बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं? दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स। तो ये जो हमारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं दे आर रिक्वायर इन लेस अमाउंट, वेयर एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स दे आर रिक्वायर इन मेजर अमाउंट। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसमें कि अब ये तो हमें पता चल गया कि इनको सिंपलर से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा, लेकिन हमें वो सिंपलर फॉर्म पता है? हाँ पता है। जो कार्बोहाइड्रेट होती है उसकी सिंपल फॉर्म होती है दैट इज ग्लूकोज, वेयर एज प्रोटीन की क्या होती है? अमाइनो एसिड्स। फैट्स की क्या होती है? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। इतना हमें यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब आगे क्या पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं। एक आता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल, और उस एलिमेंट्री कैनाल या उस डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड उसके ग्लैंड्स, दैट इज एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो जो हम पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एलिमेंट्री कैनाल, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर यहीं पे बता देती हूँ। यहाँ पे जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है उसका क्या वो है सीक्वल है वो बता देती हूँ, ताकि जब हम आगे पढ़ें तो हमें पहले से थोड़ा सा आइडिया हो। तो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है माउथ से। माउथ क्या होता है? एंटीरियर पार्ट पे होता है। ठीक है, माउथ के बाद आता है बकल कैविटी। इसी बकल कैविटी को हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं। इसके बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आता है ओसोफेगस। ओसोफेगस के बाद आता है स्टमक। स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। यही सब अभी हमें पढ़ना है। देन आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद लास्ट में आता है, जस्ट अ सेकेंड, लास्ट में आता है एनस, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? पोस्टीरियर एंड पे। इतना सबको क्लियर है? इसके बाद अब हम आगे यहाँ से पढ़ते हैं। ये जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है ये बिगिन होता है एंटीरियर ओपनिंग से, जिसे हम माउथ कहते हैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर।
जो कि कहाँ ओपन होता है, पोस्टीरियर एंड पे थ्रू द एनएस। ये होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल। अब माउथ से स्टार्ट हो गया है तो माउथ के बाद क्या आता है, लीड्स टू अ बकल कैविटी, या उसी को हम क्या कहते हैं, ओरल कैविटी। इस ओरल कैविटी में हैज़ अ नंबर ऑफ टीथ, इसमें बहुत सारे टीथ होते हैं, टीथ का नंबर होता है 32, और एक मस्कुलर टंग होती है। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन। हर टूथ कहाँ पे एम्बेडेड होता है, सॉकेट में होता है, किसके, जॉ बोन की सॉकेट में। इट्स लुक लाइक दैट, ये एक तरीके का सॉकेट होता है और इसमें टूथ एम्बेडेड होता है। तो इस अटैचमेंट को क्या बोलते हैं हम, इस अटैचमेंट को हम थीकोडोंट कहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स फॉर्म अ टू सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। तो मतलब पूरी लाइफ के दौरान इसमें दो तरीके के टीथ पाए जाते हैं। पहला होता है टेम्पररी मिल्क टीथ, या उसी को हम डेसिडियस टीथ भी कहते हैं, जो कि बाद में किससे रिप्लेस हो जाते हैं, बाय अ सेट ऑफ परमानेंट टीथ। इस कंडीशन को हम डायफाइडोंट कहते हैं। एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग जो होता है उसमें 32 परमानेंट टीथ होते हैं, जो कि कौन कौन से टाइप के होते हैं, दे आर टाइप ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, जिस कंडीशन को हम हेट्रोडोंट कहते हैं। जो कि कौन कौन से टाइप के होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, दैट इज इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ICPM। इंसीजर का काम क्या होता है, फूड को कट करना, कटिंग ऑफ अ फूड। कैनाइन का काम क्या होता है, टीयरिंग ऑफ अ फूड। वेयर एज प्रीमोलर का काम क्या होता है, च्यू एंड ग्राइंड। और सेम काम मोलर्स का भी होता है, च्यू एंड ग्राइंड। ठीक है, इसी को हम ICPM कहते हैं। जो कि ह्यूमन में डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, 2123 2123। ठीक है, यही फॉर्मूला यही डेंटल फॉर्मूला अगर हम चाइल्ड में बताएं तो ये होता है 2102, एक मिनट, और यहाँ पे भी होता है 2102। मतलब जो चाइल्ड में प्री मोलर्स नहीं होते हैं और एक मोलर कम होता है। ठीक है, इसके बाद हम ये जो डायग्राम है इसको देख लेते हैं। मैंने आपको बता दिया ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है। ओरल कैविटी में माउथ, सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल ग्लैंड्स भी आते हैं, पैरोटिड ग्लैंड भी आता है। फिर माउथ, ओरल कैविटी के बाद क्या आता है, दैट इज़ अ फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद ये जो है ये ऑसोफेगस होता है। ऑसोफेगस के बाद स्टमक आता है। स्टमक के बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन आता है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एनस आता है। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पेनक्रियाज यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो होता है ये इसे गैल ब्लैडर कहते हैं। दिस इज़ अ लीवर। ये स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइड हो रखा है तो यहाँ पे वही लिख रखा है, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम। इसके बाद दूसरा होता है एक सीसम, कोलोन, रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। एंड दिस इज़ अ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है, ये जो हमारे हर्बीवोर्स एनिमल्स जो होते हैं ना, जस्ट एक नोट के लिए बात बता रही हूँ ताकि थोड़ा दिमाग में रहे कि वेस्टिजियल ऑर्गन का वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का काम कहाँ होता है। ये हर्बीवोर्स में आते हैं काम, जहाँ पे क्या यूज़ होते हैं, ये मतलब वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का क्या यूज़ होता है, ये यूज़ होता है फॉर डाइजेशन ऑफ
सेलुलोज, ये इसमें हेल्प करता है। इसको ऐसे मार्क कर लेते हैं, 1 मिनट। अब ठीक है। यूज्ड फॉर डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, टीथ की तरफ चलते हैं। ये जो हार्ड च्यूइंग सरफेस होता है टीथ का, वो किसका बना होता है? दैट इज मेड अप ऑफ एनामल। और एनामल किसका बना होता है? मेड अप ऑफ एम्यूलोब्लास्ट सेल्स का। लिख लेते हैं, एनामल इज मेड अप ऑफ एम्यूब्लास्ट सेल्स। ठीक है, इसका काम क्या होता है? दैट हेल्प इन द मेस्टिकेशन ऑफ फूड, फूड का मेस्टिकेशन करने में हेल्प करता है इनेमल। ये जो टंग होती है इस फ्रीली मूवेबल मस्कुलर होती है, ऑर्गन होता है, आराम से मूवेबल होती है। और क्या होती है? मस्कुलर ऑर्गन होता है, जो कि किससे अटैच होती है? अटैच टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाया फ्रेन्यूलम। किससे अटैच होती है? बाया फ्रेन्यूलम से। ठीक है। द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पेपिली। जो टंग का अपर सरफेस है उसमें छोटे छोटे प्रोजेक्शन देखने को मिलते हैं जिन्हें हम पेपिली कहते हैं, जिसमें जो उन पेपिली में क्या होता है? दे हैव अ टेस्ट बड्स। यहाँ पे हमारा टंग खत्म होता है। फिर हमने कहाँ तक पहुँचे थे कि ओरल कैविटी के बाद द ओरल कैविटी लीड्स टू अ शॉर्ट फेरिंग्स। ओरल कैविटी के बाद क्या लीड होता है? ओरल कैविटी कहाँ ओपन होती है? दैट इज ओपन इन अ फेरिंग्स। इस फेरिंग्स को विच सर्व एज अ कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। फेरिंग्स जो है दैट इज अ कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, जो फेरिंग्स है दैट इज अ कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। द ऑसोफेगस है एंड द ट्रेकिया। जो ऑसोफेगस होता है और जो ट्रेकिया होता है, जिसे हम विंड पाइप कहते हैं। ऑसोफेगस इज अ फूड पाइप और ट्रेकिया इज अ विंड पाइप। ये दोनों के दोनों बोथ ओपन इनटू अ फेरिंग्स। ये दोनों के दोनों फेरिंग्स में ओपन होते हैं। इसीलिए हम फेरिंग्स को दूसरे से अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि पता रहे। इसीलिए हम फेरिंग्स को कॉमन पैसेज कहते हैं, बोथ फूड और एयर के लिए। इसके बाद एक कार्टिलेजिनियस फ्लैप होता है जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। ठीक है, एक कार्टिलेजिनियस फ्लैप होता है जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं, जो कि प्रिवेंट करता है द एंट्री ऑफ फूड इनटू अ ग्लॉटिस। जिसका काम क्या होता है? फूड की एंट्री को प्रिवेंट करना ताकि वो ग्लॉटिस में ना आ सके। ग्लॉटिस क्या होती है? दैट इज अ ओपनिंग ऑफ अ विंड पाइप। ठीक है, ग्लॉटिस किसकी ओपनिंग होती है? विंड पाइप की ओपनिंग होती है। ड्यूरिंग सॉइलो मतलब जब हम फूड को लीलते हैं, मतलब एक तरीके से अंदर लेते हैं, सॉलो करते हैं, तो उस टाइम पे ये कार्टिलेजिनियस फ्लैप जो होता है, जिसका नाम होता है एपिग्लॉटिस, इसका काम क्या होता है? ये फूड की एंट्री को रोक देता है ग्लॉटिस के अंदर जाने में, जो कि ग्लॉटिस क्या है? दैट इज़ अ ओपनिंग ऑफ अ विंड पाइप, ताकि हमारा फूड जो है वो विंड पाइप में ना जाए। ठीक है, इसके बाद द ओसोफेगस इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड टू अ पोस्टीरियर पासिंग थ्रू द नेक। ठीक है, ये जो ओसोफेगस होता है ये लॉन्ग थिन ट्यूब होती है। दैट इज अ लॉन्ग थिन ट्यूब, जो कि कहाँ होती है? पास नेक से पास होती है, थोरैक्स से पास होती है, डायाफ्रेम से पास होती है, एंड लीड्स टू अ जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम स्टमक कहते हैं। इसमें स्टमक की शेप दे रखी है।
दैट इज़ अ एस शेप। यहाँ पे अभी हमें 2-3 शेप देखने को मिलेगी तो हम लिख देते हैं। स्टमक की कैसी शेप होती है? दैट इज़ अ जे शेप। अ मस्कुलर स्पिंचटर, जिसे हम गैस्ट्रो ओसोफिजियल कहते हैं, जो रेगुलेट करता है द ओपनिंग ऑफ एसोफेगस इनटू द स्टमक। ठीक है। एक स्पिंचटर देखने को मिलता है, एक स्पिंचटर देखने को मिलता है जिसका नाम है गैस्ट्रो ओसोफिजियल, जो कि क्या करता है, रेगुलेट करता है ओपनिंग किसकी, ओसोफेगस की, इनटू अ स्टमक में। ठीक है। द स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ये स्टमक कहाँ लोकेट होता है? इन अ अपर लेफ्ट पोर्शन में, एब्डोमिनल कैविटी के अपर लेफ्ट पोर्शन में लोकेट होता है, जिसमें 4 मेजर पार्ट होते हैं। एक होता है कार्डियक पोर्शन, जो कि किस में ओपन होता है, इनटू विच द ओसोफेगस ओपन। कार्डियक पोर्शन में ओसोफेगस की एंट्री होती है। फिर आता है फंडिक रीजन, फिर आता है बॉडी, जो कि मेन सेंट्रल रीजन होता है। देन लास्ट में आता है पाइलोरिक पोर्शन, जो कि किस में ओपन होता है, पाइलोरिक पोर्शन इज ओपन इनटू अ स्मॉल इंटेस्टाइन। इतना क्लियर है? तो यहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिलता है? ये होता है स्टमक। पहली बात है, जो स्टमक है वो कैसी शेप का है? बार बार चीज़ें रिकॉल करने से याद रहती हैं। स्टमक कैसी शेप का है? दैट इज़ अ जे शेप। ठीक है। यहाँ पे हमें, ये पाइलोरिक है, यहाँ पे हमें एक स्पिंचटर देखने को मिलता है, दैट इज़ अ पाइलोरिक स्पिंचटर। ठीक है। और एक स्पिंचटर हमने यहाँ पे पढ़ा है जिसका नाम क्या है, गैस्ट्रो एसोफेजियल स्पिंचटर। ठीक है, जिसका काम होता है एसोफेगस की ओपनिंग इसमें होना। ठीक है, ये 2 स्पिंचटर हो गए। ये हो गया हमारा फंडस, दैट इज कार्डियक, दैट इज बॉडी, जिसे मेन सेंट्रल रीजन कहते हैं, एंड इट इज पाइलोरिक। ठीक है, आगे फर्दर मूव करते हैं। अब हम चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ डिस्टिंग्विशेबल इनटू अ 3 रीजन, जिसमें हमारा सी शेप का डियोडिनम होता है, जो कि क्या होता है, लॉन्ग कॉइल्ड होता है। उसके अलावा मिडल पोर्शन जो होता है वो जेजुनम होता है, और हाईली कॉइल्ड क्या होता है, इलियम होता है। द ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू अ डियोडिनम, जब स्टमक की ओपनिंग डियोडिनम में होती है, दैट इज गार्डेड बाय अ पाइलोरिक स्पिंचटर। मैंने बता दिया ये पाइलोरिक स्पिंचटर है। इसी मतलब स्टमक की ओपनिंग कहाँ होगी, डियोडिनम में होगी। तो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे हमें एक और शेप देखने को मिली। स्टमक की शेप हमने यहाँ पे लिखी थी, जे शेप का होता है। दूसरा हमें किसकी देखने को मिली शेप, दैट इज डियोडिनम की। कौन सी शेप है, सी शेप। ठीक है, अब आगे देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। यहाँ लिखते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। पहला होता है डियोडिनम,
दूसरा है जेजुनम एंड थर्ड वन इज अ इलियम। इलियम जो होता है वो क्या है, हाईली कॉइल्ड, ठीक है। और डिओडिनम जो होता है वो लॉन्ग होता है, ये भी कॉइल्ड होता है, ऐसी बात नहीं है। मिडल पोर्शन इज अ जेजुनम, ठीक है। इसके बाद ये जो हमारा इलियम है, ये जो इलियम है दैट इज ओपन इनटू अ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। सीकम कैसा होता है, इज अ स्मॉल ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें क्या मिलते हैं, सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। एक नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। मैंने बता दिया है कि ये कैसा ऑर्गन है, दैट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, जो कि कहाँ से अराइज होता है, अराइजेस फ्रॉम द सीकम। वेस्टिजियल ऑर्गन का काम हर्बीवोर्स में, हर्बेशियस एनिमल्स में देखने को मिलता है, जो कि क्या होता है कि वो डाइजेशन में हेल्प करता है, किसकी, सेलुलोज की डाइजेशन हेल्प करता है। ये जो सीकम है ये ओपन हो जाएगा कोलोन में, और इसके बाद कोलोन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। कोलोन किस में डिवाइड हो गया, 4 पार्ट्स में। पहला है असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलोन, 4 तरीके के कोलोन में डिवाइड होता है। इसके बाद जो डिसेंडिंग पार्ट होता है कोलोन का वो ओपन होता है रेक्टम में, विच ओपन्स आउट थ्रू द एनएस, जो कि बाद में किस में ओपन होता है, एनएस में। तो यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर जैसे लार्ज इंटेस्टाइन का भी लिखना हो तो यहीं लिख लेते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के बगल में, ठीक है। लार्ज जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन वो किस में ओपन होता है, सीकम में, जो कि किस में ओपन होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में। इसमें आता है कोलोन, फिर आता है रेक्टम। रेक्टम वाला जो है एनएस में हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे फर्दर मूव करते हैं। The wall of the alimentary canal from esophagus to a rectum poses a four layers, namely serosa, muscularis, submucosa and mucosa। मतलब हमें 4 तरीके की लेयर देखने को मिलती है एलिमेंट्री कैनाल में। सिरोसा जो होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो कि किसकी बनी होती है, थिन मीजोथीलियम की बनी होती है, जिसमें एपिथीलियम होते हैं और विसरल ऑर्गन्स के, और सम कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं। दूसरी मस्कुलरिस जो होती है वो स्मूथ मसल्स की बनी होती है, जिसमें 2 देखने को मिलती है मस्कुलरिस के अंदर, इनर सर्कुलर और आउटर लेयर कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल। एक ऑब्लिक मसल लेयर भी देखने को मिलती है, प्रेजेंट इन सम रीजन। ये जो सब म्यूकोसल लेयर है ये किसकी बनी होती है, दैट इज़ फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, जिसमें नर्व्स आते हैं, ब्लड्स आते हैं, लिम्फ वेसल आते हैं। इन डिओडिनम की अगर हम बात करें, अगर हम डिओडिनम की बात करें तो जो कि हमारे ग्लैंड्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होते हैं। इन डिओडिनम की बात करें तो ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। द इनर मोस्ट लेयर, जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है वो होती है जो ल्यूमन को लाइन करती है, उसे हम कहते हैं म्यूकोसा, ठीक है। दिस लेयर फॉर्म्स अ इरेगुलर फोल्ड्स, जो कि क्या फॉर्म करते हैं, इरेगुलर फोल्ड, जिसे हम रज कहते हैं, जो कि कहाँ हमें देखने को मिलते हैं, स्टमक में। स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलती है, जिसे हम विलाई कहते हैं, जो कि हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। इतना क्लियर है।
तो हमें यहाँ पे 4 लेयर मिलती हैं। पहली है सरोसा, दूसरी है मस्क्यूलरिस, थर्ड वन इज अ सबम्यूकोसा, फोर्थ वन इज अ म्यूकोसा। ये सरोसा जो होती है ये आउटर लेयर होती है, ये होती है सबसे अंदर मिलती है, इनर लेयर। ठीक है, मस्कुलरिस जो है वो 2 में डिवाइड होती है। अंदर वाली जो लेयर होती है वो कैसी होती है, सर्कुलर। निमोनिक इज आईसी। और आउटर लेयर जो होती है वो कैसी होती है, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल। सब म्यूकोसा में हमें क्या देखने को मिलते हैं, ग्लैंड्स, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डिओडेनम में। दैट इज अ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद इनर वाली जो होती है ये दो चीज़ें बनाती है। एक ये र्यूग बनाती है, जो कि हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, स्टमक में। दूसरे ये विलाई बनाती है, जो कि हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद आगे हम देखते हैं द सेल्स लाइनिंग द विलाई। वो सेल्स जो विलाई को लाइन करते हैं प्रोड्यूसेस अ नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन, जिसे हम माइक्रोविलाई कहते हैं। बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जो विलाई को अंडरलाइन करते हैं और छोटे छोटे प्रोजेक्शन प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम माइक्रोविलाई कहते हैं, जो कि कैसा अपीयरेंस देते हैं, गिव अ ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। दीज मॉडिफिकेशन इंक्रीजेज द सरफेस एरिया इनॉर्मसली। ठीक है, ये मॉडिफिकेशन जो हुई है माइक्रोविलाई वाली, इसका काम क्या होता है, ये सरफेस एरिया बढ़ा देती है। विलाई आर सप्लाइड विद अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। विलाई कैसे सप्लाइड होते हैं, विद अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ वेसल के साथ, जिसको हम लैक्टिकल कहते हैं। म्यूकोजल एपिथीलियम, जो म्यूकोजल एपिथीलियम होता है उसके पास एक गॉबलेट सेल्स होती हैं। म्यूकोजल एपिथीलियम के पास गॉबलेट सेल्स होती हैं जिनका काम होता है म्यूकस सिक्रीट करना, जो कि हेल्प करते हैं इन अ ल्यूब्रिकेशन। म्यूकस ऑल्सो फॉर्म ग्लैंड्स। म्यूकस का क्या काम होता है, ग्लैंड्स भी बनाना, जो कि कहाँ ग्लैंड्स बनाते हैं, स्टमक में। हमने अभी 2 जगह पढ़े, एक डिओडिनम में ग्लैंड्स पढ़े जो कि सब म्यूकोसा करते हैं, और म्यूकोसा का काम क्या होता है, वो ग्लैंड्स कहाँ बनाते हैं, स्टमक में बनाते हैं, जिसे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। और क्रिप्ट्स बनाते हैं इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाई ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के जो विलाई होते हैं उनके बेस पे क्रिप्ट्स बनाते हैं, जिसे हम क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुन कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुन। ऑल द 4 लेयर शोज मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। और ये जो लेयर हैं ये अलग अलग मॉडिफिकेशन शो करती हैं इन द एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ वाला क्लियर है। हमने हमने सब म्यूकोसा के ग्लैंड्स पढ़े, वो कहाँ हमें देखने को मिलते हैं, वो हमें डिओडिनम में देखने को मिलते हैं। म्यूकोसा भी ग्लैंड्स बनाते हैं, वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, स्टमक में। और जो म्यूकोसा वाले जो ग्लैंड्स होते हैं उनका नाम क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। और वो क्रिप्ट्स भी बनाते हैं, कहाँ पे, विलाई के बेस पे। विलाई कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के, उनको क्या कहते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकिन कहते हैं। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद ये डायग्राम हम देख लेते हैं। ये जो सिरोसा होती है दैट इज़ अ आउटर लेयर, ये बता दिया मैंने। सब म्यूकोसा यहाँ लिख देते हैं। ये ग्लैंड्स फॉर्म करते हैं कहाँ पर, डिओडिनम में। म्यूकोसा जो होते हैं वो कहाँ ग्लैंड्स फॉर्म करते हैं, स्टमक्स में। कौन सा ग्लैंड होता है, दैट इज अ गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, इसके बाद ये जो है ये जो डायग्राम दे रखा है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का दे रखा है। जस्ट अ सेकेंड।
हाँ, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का दे रखा है, जिसमें म्यूकोजा है वो विलाई शो कर रहा है। तो ये विलाई है, ये जो है ये कैपिलरीज है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज और लार्ज लिम्फ वेसल्स, जिन्हें हम लैक्टिकल्स कहते हैं। एंड दीज रेड आर वाली कैपिलरीज, ये आर्टरी हैं, इसे हम क्रिप्ट्स कहते हैं। एंड दीज ब्लू आर वेन्स। ठीक है, अब हम आगे फर्दर मूव करते हैं टुवार्ड्स द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। यह हमारा एलिमेंट्री कलान खत्म हो गया। अब हमारे कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड्स द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। जो एलिमेंट्री कैनाल के साथ एसोसिएटेड हैं वो कौन कौन से ग्लैंड्स हैं। एक तो होता है सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा होता है लीवर, थर्ड वन होता है पैनक्रियाज। तो पहले हम सलाइवरी ग्लैंड की बात करेंगे। सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूसेस बाय 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स कितने होते हैं, 3 पेयर्स में होते हैं, और नंबर कितने होते हैं, 6। टोटल नंबर 6 होते हैं। वैसे अगर पेयर की बात करें तो 3 पेयर होते हैं। पहला होता है पैरोटिड, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, चीक में। दूसरा होता है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, लोअर जॉ में। थर्ड वन इज सबलिंगुअल, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, बिलो द टंग। इनका काम क्या होता है, दीज ग्लैंड्स सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी। ये ग्लैंड्स कहाँ सिचुएटेड होते हैं, बकल कैविटी के बाहर होते हैं। और इनका काम क्या होता है, ये सलाइवरी जूसेस सिक्रीट करते हैं बकल कैविटी को। सिक्रीट द सलाइवरी जूसेस टू द बकल कैविटी। ठीक है, अब इनके ग्लैंड्स के बारे में देख लेते हैं। हाँ, ये जो होते हैं हमारे सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, पहला होता है पैरोटिड, जो कि सबसे क्या होता है पैरोटिड, ये होता है लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट होता है। ठीक है, और इसी को कहाँ देखने को मिलता है, ये तो पता लिखा हुआ यहाँ पे चीक्स में देखने को मिलता है। इसी को हम स्टेंसन डक्ट भी कहते हैं, स्टेंसन डक्ट। ये फॉर योर नॉलेज के लिए बता रही हूँ। दूसरे होते हैं सब मैक्सिलरी। यहाँ कौन सा, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन लोअर जॉज। ये लॉन्गेस्ट होते हैं, लंबे होते हैं। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट, इनको क्या बोलते हैं, इनका दूसरा नाम क्या है, दैट इज अ वॉटरन डक्ट। थर्ड वन जो होता है हमारा, दैट इज अ सबलिंगुअल। ये सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट होते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, इनका दूसरा नाम क्या है, दैट इज अ डक्ट ऑफ राइविनस। दैट इज अ डक्ट ऑफ राइविनस। ठीक है, अब आगे हम फर्दर मूव करते हैं लीवर पे। लीवर जो है वो हमारा दूसरा ग्लैंड है। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। पूरी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, दैट इज़ अ लीवर, जिसका वेट कितना होता है, 1.2 to 1.5 kg इन अ अडल्ट ह्यूमन। इट इज़ सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। कहाँ सिचुएट होता है, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है, जस्ट बिलो द डायाफ्रेम। डायाफ्रेम के जस्ट नीचे, जिसमें लीवर में क्या प्रेजेंट होते हैं, देयर आर 2 लोब्स। ठीक है, द हिपैटिक लोब्यूल्स,
जो हिपैटिक लॉब्यूल्स होते हैं, मतलब जो लीवर के, हिपैटिक मतलब हिपैटिक टर्म किसके लिए यूज़ किया गया है, लीवर के लिए। ये जो हिपैटिक होता है दैट इज़ जो लीवर के लोब्यूल्स होते हैं आर अरेंज्ड, सॉरी, आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। ठीक है, ये क्या होती हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती हैं लीवर की, जो कि क्या कंटेन करती हैं, हिपैटिक सेल्स अरेंज इन द फॉर्म्स ऑफ कॉर्ड। किसकी फॉर्म्स में अरेंज होती है ये जो सेल्स, किसकी फॉर्म में अरेंज होती है, अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स। ठीक है, इसके बाद ईच लोब्यूल, जो हर एक लोब्यूल होता है, इज कवर्ड बाय अ थिन कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, किससे कवर्ड होता है, दैट इज कनेक्टिव बाय अ थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ, जिसे हम गिल्सन कैप्सूल कहते हैं। उस शीथ का नाम क्या है, दैट इज अ गिल्सन कैप्सूल। द बाइल सिक्रीटेड बाय द हिपैटिक सेल्स, हिपैटिक सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, बाइल। वो किससे पास होता है, पास थ्रू द हिपैटिक डक्ट। फिर वो कहाँ, हेपेटिक डक्ट से पास होता है। एंड दीज आर स्टोर्ड एंड कंसनट्रेटेड इन अ थिन मस्कुलर सैक कॉल्ड गैल ब्लैडर। तो बाइल सिक्रीटेड बाय अ लीवर एंड देन दे आर स्टोर्ड इन अ गैल ब्लैडर। ठीक है, इतना क्लियर है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, जिसका वेट 1.2 टू 1.5 kg होता है। एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होता है, जस्ट बिलो द डायाफ्रेम, जिसमें दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट लोब एंड अ राइट लोब। हिपैटिक लॉब्यूल्स जो होते हैं आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, जिसमें लॉब्यूल्स के अंदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनका नाम होता है हिपैटिक सेल्स, जो कि किस में अरेंज होती हैं, अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स। ईच लोब्यूल इज कवर्ड, और हर लोब्यूल की जो कवरिंग होती है वो थिन कनेक्टिव टिश्यू की होती है, जिसका नाम होता है गिल्सन कैप्सूल। ये जो बाइल होता है दैट इज सिक्रीटेड बाय हिपैटिक सेल्स, हिपैटिक की जो सेल्स होती हैं वो बाइल को सिक्रीट करती हैं एंड पास थ्रू अ हिपैटिक डक्ट। फिर वो डक्ट से पास होती हैं, इसके बाद स्टोर होती है इन अ थिन मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड गैल ब्लैडर। ठीक है, द डक्ट ऑफ अ गैल ब्लैडर। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लिख लेते हैं, दैट इज बाइल इज secreted by liver, but they are, bile is store in कहाँ, गैल ब्लैडर। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो डक्ट है, द डक्ट ऑफ गैल ब्लैडर, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। सॉरी, देयर इज़ अ सम प्रॉब्लम, या जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी मैंने लिखा था वो हट गया है। तो हम यहाँ लीवर से दोबारा से पढ़ लेते हैं ताकि कोई डाउट ना रहे। तो लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, वेइंग अबाउट 1.2 to 1.5 kg in a adult human. It is situated in the abdominal cavity just below the diaphragm and has a 2 lobes. तो लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है जिसका वेट 1.2 to 1.5 kg है। इट इज़ सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, कहाँ सिचुएट होता है, एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड है, जस्ट बिलो द डायाफ्रेम। और लीवर हैज़ अ 2 lobes. द हिपैटिक लोब्यूल्स जो हैं आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर कंटेनिंग अ हिपैटिक सेल्स। द हिपैटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लीवर दैट कंटेन अ हिपैटिक सेल्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड। ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय अ थिन कनेक्टिव टिश्यू। जो हर लोब्यूल है वो एक थिन कनेक्टिव टिश्यू से, टिश्यू की शीट से कवर हो रखा है, जिसे हम गिल्सन कैप्सूल कहते हैं। द बाइल सिक्रीटेड बाय अ हिपैटिक सेल, जो बाइल सिक्रीट होते हैं द बाय हिपैटिक सेल्स passes through the hepatic duct and is stored and concentrated in a thin muscular sac called structure gallbladder. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं थोड़ा, दैट इज बाइल बाइल किससे सिक्रीट होता है, सिक्रीटेड बाय लीवर
बट स्टोर कहाँ होता है? बट दीज आर स्टोर इन अ बट दे आर स्टोर इन अ गैल ब्लैडर. कहाँ स्टोर होता है बाइल जूसेस? स्टोर इन अ गैल ब्लैडर. ठीक है. तो वट एवर द डक्ट, जो भी हमारा डक्ट होता है गैल ब्लैडर का, उसको हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं. क्या बोलते हैं? सिस्टिक डक्ट. अलॉन्ग विद द हेपेटिक डक्ट. हिपैटिक डक्ट के साथ, मतलब जो लीवर का डक्ट होता है उसे हिपैटिक डक्ट कहते हैं, गैल ब्लैडर का डक्ट होता है उसे सिस्टिक डक्ट कहते हैं. वो एक कॉमन बाइल डक्ट बनाता है. ठीक है. और वो बाइल डक्ट, वही जो कॉमन बाइल डक्ट है और पैनक्रियाटिक डक्ट है, डक्ट फ्रॉम द पैनक्रियाज टुगेदर इनटू अ डिओडिनम. वो कहाँ पे ओपन होते हैं? टुगेदर. बोथ डक्ट्स आर ओपन इन अ डिओडिनम, जिसे हम कॉमन हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, विच इज गार्डेड बाय अ स्पिंचटर, जिसे हम कहते हैं स्पिंचटर ऑफ ओडीआई. ठीक है. इतना क्लियर है? यहाँ पे हम लिख लेते हैं कौन कौन से डक्ट होते हैं और क्या होते हैं. तो ये होता है हमारा राइट हेपेटिक डक्ट. ये होता है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट. ठीक है. यहाँ दोनों से निकला डक्ट निकला, जिसे हमने बोला हेपेटिक डक्ट. क्या बोला? हेपेटिक डक्ट. यही हेपेटिक डक्ट प्लस सिस्टिक डक्ट, जो कि कहाँ से मिला था हमें? गैल ब्लैडर से. ये दोनों क्या बनाते हैं? कॉमन बाइल डक्ट. ठीक है. यही कॉमन बाइल डक्ट प्लस पैनक्रियाटिक डक्ट ये दोनों कहाँ ओपन होते हैं? ओपन कहाँ होते हैं? डिओडिनम में. ठीक है. जो कि क्या बनाते हैं? कॉमन हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट. ठीक है. दैट इज गार्डेड बाय ए स्पिंचटर कॉल्ड स्पिंचटर ऑफ ओडीआई. इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, पैनक्रियाज पे चलते हैं. ठीक है. पैनक्रियाज क्या होता है? पैनक्रियाज इज अ कंपाउंड, मतलब एक्सोक्राइन भी होता है, एंडोक्राइन भी होता है. इलोंगेटेड ऑर्गन सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ शी शेप्ड डिओडिनम. कहाँ सिचुएटेड होता है? बिटवीन द लिम्स ऑफ डिओडिनम में, जिसकी शेप क्या है? सी. द एक्सोकाइन पोर्शन सिक्रीटेड अ एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस. एक्सोकाइन का काम होता है वो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, जिसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. वेयर एज एंडोक्राइन पोर्शन क्या सिक्रीट करता है? हार्मोन्स. कौन कौन से? इंसुलिन एंड ग्लूकागोन. तो इसी पैनक्रियाज को हम क्या बोलते हैं? इसी पैनक्रियाज को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोक्राइन ग्लैंड. क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज को
बोलते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, जिसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक्सोक्राइन जो कि कितना होता है 99%, और दूसरा क्या होता है एंडोक्राइन जो कि 1% क्या होता है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, क्या होता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस डायग्राम को अगर देखना है तो देख लेते हैं। दिस इज़ अ गैल ब्लैडर। गैल ब्लैडर से जो डक्ट आ रहा है दैट इज़ अ डक्ट फ्रॉम अ गैल ब्लैडर, जिसे हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं। ये दो लीवर्स के लोब्यूल्स हैं, दैट इज़ अ राइट ओब्यूल एंड अ लेफ्ट। यहाँ से डक्ट जो आ रहा है दैट इज़ अ हेपेटिक डक्ट। ये दोनों यहाँ पे आके मिले जिसे हमने कॉमन हिपैटिक डक्ट बोला। ठीक है, ये राइट और लेफ्ट वाले, और ये जो सिस्टिक डक्ट आ रहा है इन्होंने मिलकर क्या बना लिया, कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, अब ये कॉमन बाइल डक्ट ये पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज के डक्ट के साथ आया और डिओडिनम में जाके ओपन हुआ, यहाँ पे जाके ओपन हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकम्प्लीश्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। जब फूड का डाइजेशन होता है तो उसमें कौन कौन से दो प्रोसेस देखने को मिलते हैं, एक मैकेनिकल देखने को मिलता है, दूसरा हमें केमिकल देखने को मिलता है। द बकल कैविटी परफॉर्म्स अ टू मेजर फंक्शन। बकल कैविटी का काम होता है कि वो दो फंक्शन परफॉर्म करे। पहला होता है मेस्टिकेशन ऑफ अ फूड, फूड का मेस्टिकेशन होना। दूसरा होता है फैसिलिटेशन ऑफ सॉइलिंग, और सॉइलिंग हो उसमें। द टीथ एंड द टंग विद द हेल्प ऑफ सलाइवा मेस्टिकेट। ठीक है, तो जो टीथ होती है और टंग होते हैं उसके साथ सलाइवा के साथ मिलके जो फूड का होता है मेस्टिकेशन होने लगता है, मिक्सअप हो जाता है फूड थॉरली। म्यूकस इन द सलाइवा, जो सलाइवा में म्यूकस प्रेजेंट होता है वो हेल्प करता है ल्यूब्रिकेटिंग और अडेयरिंग द मेस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स। जो म्यूकस होता है सलाइवा में प्रेजेंट होता है वो ल्यूब्रिकेटिंग में हेल्प करता है, और फूड पार्टिकल्स जो हैं उन जो मेस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स हैं उनको अडेयर करने में, मतलब इकट्ठा करने में हेल्प करता है इनटू अ बोलस। ठीक है, ये जो बोलस है इज देन कन्वेन्ड इनटू अ फेरिंग्स, फिर वो फेरिंग्स में जाता है, एंड देन इनटू अ ऑसोफेगस में जाता है। ऑसोफेगस में जाता है कैसे, बाया सॉइलिंग और डिग्लूटेशन में। ठीक है, द बोलस फर्दर पास थ्रू अ ऑसोफेगस बाय सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, जिसे हम पेरिस्टालिस कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बोलस का ऑसोफेगस से पास होने के बाद उसमें बहुत सारी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलते हैं जिसे हम पेरिस्टालिस कहते हैं। ठीक है, द गैस्ट्रो ऑसोफेजियल स्पिंक्टर जो देखने को मिलता है, कहाँ देखने को मिलता है, जब स्टमक में ओपन होता है ऑसोफेगस, वहीं में देखने को मिलता है। वो कंट्रोल करता है पैसेज ऑफ फूड को इनटू द स्टमक। ठीक है, फूड का जो पैसेज है उसको कंट्रोल करता है ताकि वो स्टमक में जाए। द सलाइवा सिक्रीटेड इन द ओरल कैविटी, अब जो ओरल कैविटी में जितना सलाइवा सिक्रीट हुआ है उसमें क्या क्या देखने को मिलता है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट और एंजाइम्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, सलाइवरी अमाइलेज एंड लाइजोजाइम। द केमिकल प्रोसेस, अब आता है केमिकल प्रोसेस इज ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में ही केमिकल प्रोसेस जो होता है वो इनिशिएट हो जाता है बाय द हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। किससे, हाइड्रोलिटिक एक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम का, जो कि क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज। इस एंजाइम की मदद से केमिकल प्रोसेस शुरू हो जाता है। अबाउट 30% ऑफ द स्टार्च, जो 30% स्टार्च होता है वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है बाय दिस एंजाइम। सलाइवरी अमाइलेज से 30% ऑफ स्टार्च हाइड्रोलाइज हो जाता है, जिसका पीएच कितना होता है 6.8 इनटू अ डाइसैक्राइड, डाइसैक्राइड में कन्वर्ट हो जाता है जिसका होता है माल्टोज। लाइजोजाइम जो प्रेजेंट होते हैं सलाइवा में वो क्या काम करते हैं, एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह काम करते हैं, मतलब प्रिवेंट करते हैं इन्फेक्शन से।
तो जो स्टार्च है वो सलाइवरी अमाइलेज में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका pH 6.8 है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। द म्यूकस ऑफ द स्टमक, जो म्यूकोसा होता है स्टमक का, अभी बताया था 2 पेज पहले कि वहाँ पे क्या कौन से ग्लैंड्स प्रोड्यूस करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रोड्यूस करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड हैज़ अ मेन 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, और गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास 3 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है। एक होती है म्यूकस नेक सेल्स, दूसरी होती है पैप्टिक चीफ सेल्स, और तीसरी होती है पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल। म्यूकस नेक सेल का काम क्या होता है, म्यूकस सिक्रीट करना। पैप्टिक और चीफ सेल का काम क्या होता है, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन सिक्रीट करना। वेयर एज पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल का काम क्या होता है, HCl सिक्रीट करना और इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि एसेंशियल है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 के लिए। इसके बाद जो स्टमक है वो स्टोर होता है फूड की तरह फॉर 4 to 5 आवर्स। ठीक है, स्टमक का काम क्या करता है, फूड को स्टोर करता है फॉर 4 to 5 आवर्स। द फूड मिक्स थोरोली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक। इसके बाद जो फूड है वो एसिडिक गैस्ट्रिक जूस है स्टमक में जो प्रेजेंट होता है उसके साथ थॉरली मिक्सअप होता है बाय द चर्निंग मूवमेंट ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल, जिसे हम चाइम कहते हैं। ठीक है, चर्निंग मूवमेंट ऑफ मस्कुलर वॉल को क्या कहते हैं, चाइम कहते हैं। तो फूड किसके साथ मिक्स होने लगता है, जो भी हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट हैं, जो कि उनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है, उसके साथ मिक्सअप होने लगते हैं विद द हेल्प ऑफ द चर्निंग मूवमेंट ऑफ द मस्कुलर वॉल। इसके बाद जो प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन है, ऑन द एक्सपोजर ऑफ HCl की हेल्प से वो कन्वर्ट हो जाता है एक एक्टिव एंजाइम में, जिसे हम पेप्सिन कहते हैं, जो कि क्या है, प्रोटोलिटिक एंजाइम है स्टमक का। फिर वो पेप्सिन कन्वर्ट होता है किस में, प्रोटीन्स में, फिर और फिर प्रोटीन्स के बाद वो किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटीओज में और पेप्टोन्स में। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं क्या, that is a pepsinogen in the exposure of the HCl किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में। अभी थोड़ा सही से नहीं चल रहा, पेप्सिन में। द प्रोटीलिटिक एंजाइम ऑफ द स्टमक, ये क्या है पेप्सिन, दैट इज अ प्रोटीलिटिक एंजाइम ऑफ द स्टमक। ये पेप्सिन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटीन में, और ये इसके बाद कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोटीओज में और पेप्टोन्स में। इसके बाद ये जो म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं, द म्यूकस एंड द बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस, जो गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन अ ल्यूब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकोजल एपिथेलियम का फ्रॉम कोक्सेरिएशन ऑफ द हाईली कंसेंट्रेटेड HCl से। ठीक है, HCl का काम क्या होता है, एक एसिडिक pH प्रोवाइड कराता है पेप्सिन के लिए, जो कि कितना होता है, pH 1.8। रेनिन इज अ प्रोटोलिटिक एंजाइम, रेनिन भी एक प्रोटोलिटिक एंजाइम है जो कि गैस्ट्रिक जूस में ही मिलता है। कब, इन्फेंट्स में देखने को मिलता है, जिसका काम होता है डाइजेशन करना ऑफ मिल्क प्रोटीन। स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज इज आल्सो सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड, और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, लाइपेज भी सिक्रीट करता है। वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय द मस्कुलरिस लेयर ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन, बहुत तरीके की मूवमेंट देखने को मिलती है, दैट इज जनरेटेड बाय अ मस्कुलरिस लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। दीज मूवमेंट हेल्प इन अ थॉरो मिक्सिंग ऑफ अ फूड, ये मूवमेंट किस में हेल्प करते हैं, फूड की मिक्सिंग में हेल्प करते हैं विद द वेरियस सिक्रीशन इन द इंटेस्टाइन, जो भी सिक्रीशन हो रहे होते हैं इंटेस्टाइन में, देयर बाय फैसिलिटेट डाइजेशन, जो कि आगे किस में हेल्प करती हैं, हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो कौन कौन से जूसेस देखने को मिलते हैं, बाइल,
pancreatic juice and the intestinal juice are the secretion released into the small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन सी सिक्रीशन देखने को मिलती है? एक तो बाइल की सिक्रीशन, दूसरी पैनक्रियाटिक जूसेस की, तीसरी इंटेस्टाइनल जूसेस की. तो पैनक्रियाटिक जूस जो होते हैं एंड बाइल जो होते हैं आर रिलीज थ्रू द हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट. तो पैनक्रियाटिक जूस और बाइल कहाँ रिलीज होते हैं? कहाँ से रिलीज होते हैं? हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट से रिलीज होते हैं. तो कौन कौन से पैनक्रियाटिक जूस जो होते हैं उनके पास कौन कौन से इनएक्टिव एंजाइम होते हैं? पहला होता है ट्रिप्सिनोजेन, कीमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये इंपॉर्टेंट है, अमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियस. ये तरीके के पैनक्रियाटिक एंजाइम होते हैं. कौन? पैनक्रियाटिक जूसेस होते हैं जो कि जिसमें इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं. पहला ट्रिप्सिनोजेन, दूसरा कीमोट्रिप्सिनोजेन, तीसरा प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, फिर अमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियस. टोटल 6 तरीके के पैनक्रियाटिक जूसेस होते हैं. कितने तरीके के होते हैं? 6. ठीक है. इसके बाद यही जो ट्रिप्सिनोजेन है जो कि एक पैनक्रियाटिक जूस है वो किससे एक्टिवेट होता है? दैट इज एक्टिवेट बाय अ एंजाइम कॉल्ड एंटीरोकाइनेज, जो कि कहाँ से सिक्रीट होता है? सिक्रीटेड बाय द इंटेस्टिनल म्यूकोसा और कन्वर्ट कर देता है ट्रिप्सिन में. ठीक है, ये इसे मैं लिख देती हूँ तभी समझ में आएगा. ये जो होता है ट्रिप्सिनोजेन दैट इज कन्वर्टेड इनटू trypsin with the help of enzyme enterokinase, जो कि कहाँ से सिक्रीट होता है? बाय द इंटेस्टिनल म्यूकोसा. ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं. और यही ट्रिप्सिन विच इन टर्न एक्टिवेट्स द अदर एंजाइम इन द पैनक्रियाटिक जूस. यही ट्रिप्सिन आगे एक्टिवेट कर देता है अदर एंजाइम्स को जो भी पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं. द बाइल दैट इज रिलीज्ड इनटू द डिओडिनम, जो भी बाइल रिलीज हुआ है जो कि डिओडिनम में है, कंटेन द पिगमेंट. कौन से पिगमेंट कंटेन करता है? दैट इज बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, बाइल सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल, फोस्फोलिपिड. बट बाइल के पास कोई भी एंजाइम नहीं होता, बट नो एंजाइम. बाइल का काम क्या होता है? हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ अ फैट. फैट की इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है. व्हाट डू यू मीन बाय इमल्सिफिकेशन? मतलब ब्रेकिंग डाउन. फैट को छोटे छोटे स्मॉल माइसेल्स में कन्वर्ट कर देता है. यही लिखा हुआ है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट इनटू अ वेरी स्मॉल माइसेल्स. बाइल किसे एक्टिवेट करता है? बाइल लाइपेज को भी एक्टिवेट करता है, जो कि लाइपेज किससे सिक्रीट हुआ था? दैट इज सिक्रीटेड बाय अ गैस्ट्रिक ग्लैंड. एक दूसरे को लिंक करना सीखो. इसके बाद इंटेस्टिनल म्यूकोजा एपिथीलियम जो होता है उनके पास गोबलेट सेल्स होती हैं जिसका काम होता है म्यूकस सिक्रीट करना. द सिक्रीशन ऑफ द ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ द म्यूकोसा अलॉन्ग विद द सिक्रीशन ऑफ द गॉबलेट सेल कंस्टिट्यूट द इंटेस्टिनल जूस और सकस इंटेरिकस. समझ में आया? ये जो ब्रश बॉर्डर सेल का सिक्रीशन होता है, कहाँ ब्रश बॉर्डर सेल्स प्रेजेंट होती है? म्यूकोजा में. उसके साथ ही जो सिक्रीशन होता है गॉबलेट सेल्स का, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती हैं? दैट इज इंटेस्टिनल म्यूकोजा एपिथीलियम में. दोनों को हम मिला के इंटेस्टिनल जूस कहते हैं या फिर सकस इंटेरिकस कहते हैं. ये जो जूसेस होते हैं इनमें भी वैरायटी ऑफ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं लाइक डाइसैकेराइड. कौन कौन से होते हैं? माल्टेज, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज, ये प्रेजेंट होते हैं. द म्यूकस अलॉन्ग विद द बाइकार्बोनेट्स, ये जो म्यूकस है वो बाइकार्बोनेट के साथ मिलके जो कि पैनक्रियाज से मिलता है, प्रोटेक्ट करता है इंटेस्टिनल म्यूकोसा को फ्रॉम एसिड एज वेल एज प्रोवाइड एन एल्कलाइन मीडियम. ठीक है, फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़. ये जो म्यूकस होता है वो बाइकार्बोनेट्स के साथ मिलके जो कि कहाँ से मिलते हैं? पैनक्रियाज से मिलते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं इंटेस्टिनल म्यूकोसा को फ्रॉम एसिड एज वेल एज प्रोवाइड एसिड से प्रोटेक्ट करते हैं और प्रोवाइड कराते हैं एल्कलाइन मीडियम जो कि जिसका पीएच कितना होता है? 7.8, ताकि सारे एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ कर सकें. सब म्यूकोसल ग्लैंड जो होते हैं जिसे हम बर्नर ग्लैंड कहते हैं वो भी इसमें हेल्प करता है. आल्सो हेल्प इन दिस. आगे फर्दर मूव करते हैं. ये जो प्रोटीन्स होते हैं या प्रोटीएज होते हैं या पेप्टोन्स होते हैं जो कि पार्शली हाइड्रोलाइज प्रोटीन होते हैं,
वो चाइम में पहुंचने के बाद इंटेस्टाइन में जाते हैं, आर एक्टेड अपॉन बाय द प्रोटीलिटिक एंजाइम ऑफ अ पैनक्रियाटिक जूस, जो कि यहाँ गिवन है। प्रोटीन्स, पेप्टोन्स एंड प्रोटीएज किसकी प्रेजेंस में? ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन या कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये तीनों के तीनों क्या हैं? पैनक्रियाटिक जूस हैं। पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं? डाइपेप्टाइड्स में। कार्बोहाइड्रेट्स भी जो चाइम में प्रेजेंट होते हैं वो हाइड्रोलाइज्ड होते हैं बाय द पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है। ये पॉलीसैकेराइड जो होते हैं, जैसे जो कि कार्बोहाइड्रेट है, जो कि स्टार्च होता है, उसे कन्वर्ट कर देता है किसमें? डाइसैकेराइड में। फैट जो होते हैं आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेज विद द हेल्प ऑफ बाइल इनटू डाई और मोनोग्लिसराइड्स। फैट जो हैं वो लाइपेज की हेल्प से डाईग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसके बाद मोनोग्लिसराइड में हो जाते हैं। न्यूक्लियस जो कि एक पैनक्रियाटिक जूस है, वो न्यूक्लिक एसिड पे एक्ट करता है ताकि न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड, ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है, ये न्यूक्लियस जो होता है पैनक्रियाटिक जूस है, ये एक्ट करता है ताकि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाए, इसके बाद न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट हो जाए। The enzyme in the succus interrogates act on the end products of the above reaction to form the respective simple absorbable form। इसके बाद जो भी इंजाइम होते हैं सकस इंटेरिकल्स के, वो एंड प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं ताकि वो कन्वर्ट कर सके सिंपल और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। These final step of the digestion occur very close to the mucosal epithelium cells of the intestine। ये जो फाइनल स्टेप है डाइजेशन का, ये बहुत ज़्यादा क्लोज टू द होता है म्यूकोजल एपिथीलियम सेल्स के साथ ऑफ इंटेस्टाइन। जैसे जो डाइपेप्टाइड अभी बना ऊपर, वो डाइपेप्टाइडेज की हेल्प से अमीनो एसिड में कन्वर्ट, माल्टोज बना वो माल्टेज की हेल्प से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टोज जो होता है वो ग्लूकोज गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा, सुक्रोज जो होता है इन द प्रीसेंस ऑफ सक्रेज वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड्स जो ऊपर अभी बने वो न्यूक्लियोटाइडेज की हेल्प से न्यूक्लियोसाइड्स और शुगर प्लस बेसिस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये जो डाई और मोनोग्लिसराइड्स बने ये लाइपेज की हेल्प से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद द ब्रेकडाउन ऑफ बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स मेंशन अबव अकर इन द डिओडिनम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये भी जो भी ब्रेकडाउन हुआ है बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स का, ये सब डिओडिनम रीजन में होगा। किसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन के। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही तो डिओडिनम प्रेजेंट होता है। इसके बाद द सिंपल सब्सटेंसेस दस फॉर्म्ड, ये जो भी सिंपल सब्सटेंस फॉर्म हो गए हैं, आर एब्जॉर्ब्ड इन द जेजुनम। ये सारे कहाँ एब्जॉर्ब्ड होंगे? जेजुनम में। इसके बाद इलियम रीजन में ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये भी जो अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब पार्ट सब्सटेंस है, ये जो अनडाइजेस्ट रह गया या जो अनअब्जॉर्ब सब्सटेंस है जो कि बॉडी ने एब्जॉर्ब नहीं किया, वो सारा कहाँ पास हो जाएगा? इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर इन लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में अब कोई भी डाइजेस्टिव एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। तो फंक्शन क्या होता है फिर लार्ज इंटेस्टाइन का? ये एब्जॉर्प्शन कराता है किसका? वाटर का, मिनरल्स का और सर्टेन ड्रग्स का। सिक्रीशन कराता है किसका? म्यूकस का, ताकि हेल्प कर सके अडेयरिंग अ वेस्ट, जो भी अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स हैं उनको इकट्ठा कर सके, अडेयर कर सके टुगेदर, और ल्यूब्रिकेट ईजिली हो सके फॉर एन ईजी पैसेज। ठीक है, तो क्या क्या कराता है? पहला कराता है वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, मिनरल्स को कर लेगा या ड्रग्स को कर लेगा, और म्यूकस का सिक्रीशन करा देगा ताकि जितने भी अनडाइजेस्टेड पार्ट हैं, जो रह गया है, वेस्ट रह गया, उन सबको अडेयर कर सके, मतलब इकट्ठा कर सके ताकि, और ल्यूब्रिकेट कर सके ताकि वो ईजिली पास ऑन हो जाए। तो ये जो भी अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस है जिसे हम फीसिस कहते हैं, वो कहाँ एंटर हो जाएगा? सीकम में हो जाएगा एंटर, जो कि क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन, थ्रू आ इलियोसीकल वाल्व से, जो कि प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ना हो फीकल मैटर। व्हाट डू यू मीन? वाल्व का काम क्या होता है? ताकि जो भी एंटर हो गया है वो पीछे बैक फ्लो ना हो। तो ये जो भी अनडाइजेस्टेड अनअब्जॉर्ब सब्सटेंस है जिसे हम फीसिस बोल रहे हैं, वो फीसिस कहाँ एंटर हो जाएगा? सीकम में एंटर हो जाएगा। सीकम क्या है? दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू अ इलियोसीकल वाल्व
ताकि वो प्रिवेंट कर सके बैक फ्लो ऑफ अ फीकल मैटर, जो कि टेम्परली स्टोर होता है इन द रेक्टम। और रेक्टम में कैसे स्टोर होता है? टेम्पररी स्टोर होता है टिल डेफिकेशन, जब तक डेफिकेशन ना हो जाए। द एक्टिविटी ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर अंडर कंट्रोल ऑफ न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल। ठीक है, तो ये जो भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल की एक्टिविटी जितनी भी हुई है, ये किसके कंट्रोल में है? या तो वो न्यूरल के कंट्रोल में है या फिर वो हार्मोनल कंट्रोल में है। द साइट, स्मेल एंड द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ओरल कैविटी, ये जो भी हम देखते हैं, स्मेल करते हैं या हमें फूड का पता चलता है, जो भी इन द ओरल कैविटी, वो स्टिमुलेट करता है द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा सिक्रीट होता है। जैसे अभी हम खाना देखते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है, वही लिखा हुआ है। द गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सिक्रीशन ऑल्सो सिमिलरली स्टिमुलेटेड बाय न्यूरल सिग्नल्स। तो ये सारे सिग्नल्स भी कौन स्टिमुलेट करता है? गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल सिक्रीशन, दैट आर आल्सो स्टिमुलेटेड बाय अ न्यूरल सिग्नल। द मस्कुलर एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जो भी एक्टिविटीज़, मस्कुलर एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिली हैं अलग अलग एलिमेंट्री कैनाल में, दैट आर मॉड्यूलेटेड बाय अ न्यूरल मैकेनिज्म, ये सारी भी न्यूरल मैकेनिज्म की हेल्प से होती हैं। बोथ लोकल भी होती हैं एंड थ्रू सीएनएस की हेल्प से भी होती हैं। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द सिक्रीशन ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेस, ये जो भी सिक्रीशन हो रहा है डाइजेस्टिव जूसेस का, इसका जो हार्मोनल कंट्रोल है, दैट इज आल्सो कैरिड आउट बाय अ लोकल हार्मोन्स। कौन कैरिड आउट करते हैं? लोकल हार्मोन्स, जो कि कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? दैट आर प्रोड्यूसेस बाय अ गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल म्यूकोसा से। इसके बाद ये हम देख लेते हैं कैलोरीफिक वैल्यू देख लेते हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और फैट की, मतलब कितनी वैल्यू है कैलोरी वैल्यू। ठीक है, द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ एनिमल्स एंड द एनर्जी कंटेंट ऑफ फूड आर एक्सपर्ट्स इन द टर्म्स ऑफ मेजर ऑफ हीट एंड एनर्जी। ये जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है एनिमल्स की, या जो भी एनर्जी कंटेंट होता है फूड का, ये किस टर्म्स में एक्सप्रेस होती है? दे आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मेजर ऑफ अ हीट एनर्जी की टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, बिकॉज हीट इज़ द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ ऑल एनर्जी। क्योंकि हीट एनर्जी की फॉर्म में क्यों करते हैं? क्योंकि हीट ही एक अल्टीमेटम है सारी एनर्जी का। ठीक है, इट इज़ ऑफन मेजर्ड एज अ कैलोरी, जिस कैलोरी में भी मेजर करते हैं, जूल में भी कर सकते हैं, which is the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water by a 1 degree of Celsius। तो कैलोरी में भी करते हैं, जूल में भी करते हैं, जो कि क्या होता है, कितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमें चाहिए ताकि हम टेम्परेचर में रेज कर सकें ऑफ अ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय अ 1 डिग्री ऑफ सेल्सियस। दिस वैल्यू इज़ द टाइनी अमाउंट ऑफ एनर्जी। साइकोलॉजिस्ट कॉमनली यूज किलो कैलोरी और किलो जूल। 1 किलो कैलोरी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रेज द टेम्परेचर। अब ये 1 किलो कैलोरी की डेफिनेशन दी है कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे रेज हो सके टेम्परेचर 1 किलोग्राम का बाय 1 डिग्री ऑफ सेल्सियस। ठीक है, और जो हमारे न्यूट्रलिस्ट होते हैं वो कैलोरी या जूल को ही, किलो कैलोरी या जूल को ही रेफर करते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज लिबरेटेड फ्रॉम कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर। ठीक है, जो व्हाट डू यू मीन बाय अ बॉम्ब कैलोरीमीटर? दैट इज़ अ क्लोज मेटल चैम्बर। एक मेटल चैम्बर जो होता है, क्लोज मेटल चैम्बर होता है, जो कि जिसमें क्या फील्ड होती है? ऑक्सीजन फील्ड होती है, जिसे हम ग्रॉस कैलोरीफिक या ग्रॉस एनर्जी वैल्यू बोलते हैं। द एक्चुअल अमाउंट एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इज़ द फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ अ फूड। तो जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी, जब हमने 1 ग्राम ऑफ फूड का कंबशन किया, मतलब जलाया है, तो जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसे हम फिजियोलॉजिक वैल्यू ऑफ फूड कहते हैं। तो अब हमें यहाँ पे 2 वैल्यू देखने को मिलेंगी। एक हमें देखने को मिलेगी ग्रॉस, दूसरी हमें मिलेगी फिजियोलॉजिक। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की देखने को मिलेगी, फैट की देखने को मिलेगी और प्रोटीन की देखने को मिलेगी। तो अगर हम ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो वो 4.1 होती है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो वो 5.2
6.5 होती है, और अगर हम फैट की बात करें तो वो 9.5 होती है, 4.5 होती है। अगर यही फिजियोलॉजिक वैल्यू की बात करें, कार्बोहाइड्रेट की 4 होती है, प्रोटीन की भी 4 होती है, फैट की 9 होती है। बस इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो यही है, वो तो बस खाली एक तरीके की डेफिनेशन है जो भी बहुत इजी है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर चाहिए फॉर अ 1 ग्राम ऑफ अ फूड, ताकि हम 1 डिग्री ऑफ टेम्परेचर रेज कर सकें। अब हमने क्या देखना है कि जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोडक्ट डाइजेस्ट हो चुके हैं, उनका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। तो एब्जॉर्प्शन इज अ प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टिनल म्यूकोसा इनटू अ ब्लड और अ लिव। तो एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस है जिसमें हमें एंड प्रोडक्ट्स देखने हैं डाइजेशन के, जो कि पास हुए हैं इंटेस्टिनल म्यूकोसा से इनटू अ ब्लड और लिम्फ में। इट इज़ कैरिड आउट बाय, अब ये कैसे कैरिड हुए होंगे, या तो पैसिव ट्रांसपोर्ट हुआ होगा, या एक्टिव, या फैसिलिटेड, तीन ही हो सकते हैं। द स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेक्राइड्स, जैसे जो स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेक्राइड होते हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स या क्लोराइड आयंस, आर जनरली एब्जॉर्ब बाय अ सिंपल डिफ्यूजन। तो इनकी एब्जॉर्प्शन किससे होती है, सिंपल डिफ्यूजन से होती है। द पैसेज ऑफ दीज सब्सटेंस इनटू द ब्लड डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये जो पैसेज होता है सब्सटेंस का, वो ब्लड पे किस पे डिपेंड होता है कि इनकी क्या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। हाउएवर some substances, glucose and amino acid are absorbed with the help of carrier protein। तो ये ग्लूकोज और अमाइनो एसिड है, ये किसकी हेल्प से होते हैं, बाय द हेल्प ऑफ अ कैरियर प्रोटीन। मतलब कैरियर प्रोटीन्स मीन्स रिक्वायर देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी। तो मैकेनिज्म इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। अब वाटर की ट्रांसपोर्ट जो होती है वो किस पे डिपेंड होती है, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो कंसंट्रेशन के अगेंस्ट जाता है, हैंस रिक्वायर एनर्जी। तो इसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सॉरी, यहाँ पर एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी कैरियर प्रोटीन में। कैरियर प्रोटीन अगर है तो यहाँ पे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होगा, और अगर हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जा सकते हैं, अमीनो एसिड, मोनोसेक्राइड लाइक ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम आर एब्जॉर्ब्ड इनटू अ ब्लड बाय दिस मैकेनिज्म। अगर हम फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की बात करें, किसकी बात करें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की बात करें, तो ये इनसॉल्युबल होते हैं, तो ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे। कौन से, that is a fatty acid and glycerol, they are insoluble, so they are not absorbed in our body। ठीक है। so they first incorporated into smallest droplet। तो इन्हें हमें पहले स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना होगा। किन्हें, इन्हें, जिन्हें हम माइसेल्स कहते हैं, जो कि फिर इसके बाद ये कहाँ मूव होंगे, इंटेस्टिनल म्यूकोसा में। दे आर रीफॉर्म्ड इनटू अ वेरी स्मॉल प्रोटीन। वहाँ पर इन्हें दोबारा फॉर्म किया जाएगा बहुत छोटे स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट गोब्यूल्स की, मतलब प्रोटीन फैट गोब्यूल्स की फॉर्म में, जिसे हम काइलोमाइक्रोन्स कहते हैं, जो कि वो ट्रांसपोर्टेड हुए जाएंगे कहाँ पे, वो किस में ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे, इनटू अ लिम्फ वेसल, जिसे हम लैक्टिकल्स कहते हैं, इन द विलाई में। दीज वेसल्स अल्टीमेटली रिलीज द एब्जॉर्ब सब्सटेंस इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब इन लिम्फ वेसल का काम क्या होगा, ये रिलीज कर देंगे एब्जॉर्ब सब्सटेंस, जो कि डायरेक्टली कहाँ मिलेगा हमें, ब्लड स्ट्रीम में। एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो हमें देखने को मिला कि जो एब्जॉर्प्शन देखने को मिला सब्सटेंस का, वो अलग अलग पार्ट में देखने को मिला एलिमेंट्री कैनाल के, जैसे माउथ में भी देखने को मिला, स्टमक में भी, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी, लार्ज इंटेस्टाइन में। हाउएवर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, अगर सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन की बात करें कि सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलती है, तो वो हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलती है। यही उसका टेबल दिया गया है। माउथ में हम सर्टेन ड्रग्स जो कमिंग होते हैं कांटेक्ट में विद द म्यूकोसा ऑफ माउथ के साथ,
उन्हें एब्जॉर्ब कर सकते हैं। स्टमक में हम वाटर को या सिंपल शुगर को या अल्कोहल को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसमें न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं। द डाइजेशन इज कंप्लीट हेयर, सबसे ज़्यादा डाइजेशन यहीं कंप्लीट होती है। फाइनल प्रोडक्ट जो होते हैं डाइजेशन के, सच एज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब थ्रू द म्यूकोजा इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड द लिव। ये सब यहीं पे एब्जॉर्ब होते हैं विद द हेल्प ऑफ द म्यूकोसा। इसके बाद वो ब्लड स्ट्रीम पे जाते हैं, फिर लिम्फ में जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो यहाँ पे भी हम वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ मिनरल्स को या ड्रग्स को। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस फाइनली रीच द टिश्यू, अब जो भी एब्जॉर्ब सब्सटेंस है वो टिश्यू में पहुँच गए, विच यूटिलाइज फॉर देयर एक्टिविटीज़, जो कि बाद में हम उन्हें यूटिलाइज करते हैं किसमें, एक्टिविटीज़ के लिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ठीक है, द एब्जॉर्ब सब्सटेंस रीचेज द टिश्यू विच यूटिलाइज दैम फॉर देयर एक्टिविटीज़, जिन्हें हम एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करेंगे, इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। इसके बाद जो डाइजेस्टिव वेस्ट सॉलिडिफाइड इनटू कोहेरेंट फेसेस इन द रेक्टम, जो भी वेस्ट जो हमारा, जिसे हम फीसिस कह रहे हैं, जो भी हमारा रेक्टम में है, जो कि जहाँ पे रेक्टम में टेम्पररी स्टोर होता है, वो इनिशिएट करेगा एक न्यूरल रिफ्लेक्स। क्या इनिशिएट करेगा, एक न्यूरल पे जाके रिफ्लेक्स इनिशिएट करेगा, जिसमें हमें अर्ज होगी या डिज़ायर होगी फॉर इट्स रिमूवल। ठीक है, मतलब एक अर्ज, एक डिज़ायर होगी ताकि हम उसे रिमूव कर सकें अपनी बॉडी से। तो जो एजेशन ऑफ फीसिस होता है टू द आउटसाइड, जब हम फीसिस को आउटसाइड द बॉडी करते हैं थ्रू द एनल ओपनिंग की हेल्प से, तो उसे हम डेफिकेशन कहते हैं। ये एक डेफिकेशन एक तरीके का वॉलंटरी प्रोसेस है। ठीक है, एंड इज कैरिड आउट बाय अ मास पेरिस्टालसिस मूवमेंट, दैट इज कैरिड आउट बाय अ मास पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ठीक है, इसके बाद ये इसका डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन का लास्ट पार्ट है, दैट इज अ डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। द इन्फ्लेमेशन, अब डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या क्या मतलब कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज द मोस्ट कॉमन अलाइनमेंट ड्यू टू द बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। तो हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है, तो सबसे ज़्यादा कॉमन डिजीज़ है जो कि किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन की वजह से। ये इन्फेक्शन किससे कॉज हो सकते हैं, बाय द पैरासाइट ऑफ द टेप वॉर्म से हो सकते हैं। टेप वॉर्म हमने कहाँ पढ़े थे, अभी हमने एनिमल किंगडम फिनिश किया, दैट इज इन फ्लैटीहेल्मिन्थेसिस। राउंड वॉर्म दैट इज अ एस्कलमेंथेसिस, एंड थ्रेड वॉर्म, हुक वॉर्म, पिन वॉर्म, ये सब एस्कलमेंथेसिस में ही पढ़े थे। तो इसमें जो हमें पहली डिजीज़ पढ़नी है दैट इज़ अ जॉन्डिस। लीवर इज़ अफेक्टेड, इसमें जॉन्डिस में क्या होता है, हमारा लीवर अफेक्ट होता है। स्किन और आईज जो होती हैं वो येलो कलर की हो जाती है ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ अ बाइल पिगमेंट। स्किन और आईज हमारी येलो क्यों हो जाती है, क्योंकि बाइल की जो डिपॉजिशन होता है, बाइल पिगमेंट का जो डिपॉजिशन होता है वो होने लगता है, इस वजह से हमारी स्किन और आइज़ येलो हो जाती हैं। और हमारा इसमें लीवर सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, जॉन्डिस बोलते हैं। वॉमिटिंग की अगर बात करें तो इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ, जब हमें स्टमक का कंटेंट, जो भी हमने स्टमक में लिया है या खाया है, उसका कंटेंट हमें विद द हेल्प ऑफ माउथ बाहर निकालना हो, तो उसे हम वॉमिटिंग कहते हैं, जो कि क्या है, एक रिफ्लेक्स एक्शन है दैट इज़ कंट्रोल बाय अ वॉमिट सेंटर कॉल्ड मेडुला। ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। वॉमिटिंग को कौन कंट्रोल, रिफ्लेक्स एक्शन है दैट इज़ कंट्रोल बाय अ वॉमिट सेंटर। वॉमिट सेंटर कहाँ प्रेजेंट है, मेडुला में प्रेजेंट है। ये मेडुला कहाँ प्रेजेंट है, दैट इज़ ब्रेन में प्रेजेंट है। अ फीलिंग ऑफ नोजिया प्रोसीड वॉमिटिंग, अब वॉमिटिंग डायरेक्ट नहीं आती है, हमेशा पहले, उससे पहले एक नोजिया वाली फीलिंग आती है। नोजिया का मतलब क्या होता है, नोजिया का मतलब होता है कि हमें वॉमिटिंग लग रही होती है लेकिन हमें वॉमिटिंग आती नहीं है, उस कंडीशन को हम नोजिया कहते हैं। कि हमें लग रहा है कि वॉमिटिंग आएगी लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वॉमिटिंग आ रही हो, तो उस कंडीशन को हम नोजिया कहते हैं। नेक्स्ट इज़ डायरिया, द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बाउल मूवमेंट, जब बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी हो बाउल मूवमेंट की, मतलब जो लिक्विड कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, तो उस कंडीशन को हम डायरिया कहते हैं। वही लिखा है दैट इज़ अ इंक्रीज्ड लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज, जब फीकल जो फीसिस का डिस्चार्ज है
उसमें बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आ जाए, उस कंडीशन को हम डायरिया कहते हैं। इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। डायरिया की वजह से क्या हो जाता है, ये हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो है, जिस तरीके से हम फूड को एब्जॉर्ब करते हैं उसकी कंडीशन को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देता है। व्हाट डू यू मीन बाय अ कॉन्स्टिपेशन? द फीसिस आर रिटेन विद इन अ कोलोन। जो फीसिस है वो कोलोन के अंदर रिटेन रहे। एंड द बाउल मूवमेंट अकर इरेगुलरली। और उसमें क्या होता है, एज द बाउल मूवमेंट अकर इरेगुलरली। बाउल मूवमेंट जो होता है वो इरेगुलरली अकर होता है, जिसकी वजह से फीसिस जो है वो हमारी कोलोन में ही रिटेन रहती है। What do you mean by the indigestion? Food is not properly digested leading to a feeling of fullness. Indigestion का मतलब जब फूड हमारा प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमारा पेट भर गया, फीलिंग ऑफ फुलनेस की फीलिंग आती है। द कॉज ऑफ इनडाइजेशन इज़ अ इनएडुकेट एंजाइम सिक्रीशन। अब ये फीलिंग ऑफ फुलनेस की क्या कारण हो सकते हैं, मतलब इनडाइजेशन का कारण क्या हो सकता है? या तो हमारे बॉडी के जो एंजाइम है उनका सिक्रीशन सही से नहीं हो रहा है, या हमें एंजाइटी हो रही है, या फूड पॉइजनिंग हो गई है, या हमने बहुत ज़्यादा खा लिया है, या फिर स्पाइसी फूड ले लिया है। इस कंडीशन में हमें इनडाइजेशन होती है। तो हमारा जॉन्डिस भी कंप्लीट हो गया, वॉमिटिंग भी कंप्लीट हो गया, डायरिया भी हो गया, कॉन्स्टिपेशन भी हो गया और इनडाइजेशन भी हो गया। Here I am going to ending my lecture। यहाँ पे पूरा चैप्टर डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन ख़त्म होता है। कल एक हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, या तो मैं बॉडी फ्लूइड्स पढ़ाऊँगी, नहीं तो हम ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज वाला पढ़ेंगे। यहाँ पे मेरा लेक्चर ख़त्म होता है। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।